अजीज खान साहब हमारे साथ जुड़ गए। स्वागत है खान साहब आपका। आपने सुना होगा राकेश त्रिपाठी जी को, और आपके लिए जो नारे वो बता रहे थे कि आप लोग जो कहते थे ये खाली प्लॉट हमारा है और लाल झंडा गाड़ दिया वहां जाकर के, जो जमीन सरकारी है वो हमारी है, और आज माफियाओं से जमीन छुड़ा करके इनकी सरकार दावा कर रही है हम गरीब के लिए घर बनाकर दे रहे हैं। देखिए सौरभ जी, अगर ये 1731 वर्ग मीटर जमीन को कैप्चर करके अगर ये कहते हैं कि मैंने बड़ी कार्रवाई कर दी माफियाओं पर, तो मुझे लग रहा है ये जनता को गुमराह ना करे। अगर ये वाकई में इन्होंने कार्रवाई की होती और किया होता तो ये जरा नाम बताएं, 4 आदमियों के अलावा ये बार बार नाम लेते हैं, तो ये 4 ही माफिया पूरे उत्तर प्रदेश में है। मैं बताऊं ना माफिया कौन कौन है राकेश जी, सुनिए। ब्रजेश सिंह कौन है, 106 मुकदमे उनके ऊपर है। धनंजय सिंह कौन है, 46 मुकदमे उनके ऊपर है। राजा भैया कौन है, 31 मुकदमे उनके ऊपर है। डॉक्टर उदयभान सिंह कौन है, 83 मुकदमे उनके ऊपर है। अशोक चंदेल कौन है, 37 मुकदमे उनके ऊपर है। विनीत सिंह 35 मुकदमा, ब्रजभूषण शरण सिंह 35 मुकदमा, चुलबुल सिंह 53 मुकदमा, मोनू सिंह सोनू सिंह 57 मुकदमा 48 मुकदमा, अजय सिंह सिपाही 81 मुकदमा, बादशाह सिंह 88 मुकदमा। एक पूरी लिस्ट है। कार्रवाई किया आपने, कितना बुलडोजर चलाया, और जो सबसे बड़ा बुलडोजर चलना चाहिए, जो किसानों को कुचल दिया आपके गृह मंत्री, माननीय गृह मंत्री, उनके साहबजादे ने किसानों को कुचल दिया। वाकई में अगर आपको कार्रवाई करने का शौक था और कार्रवाई करते, मैं आपको समझता आप निष्पक्ष हैं, तो कार्रवाई करना चाहिए। लेकिन आप कार्रवाई किस पर करते हैं? एक निर्दोष पर करते हैं जिसने यूनिवर्सिटी बनाई, एजुकेशन को प्रमोट किया, तो उसमें हर तबके का शख्स उसमें पढ़ना चाहता था। गरीब अमीर अच्छे बुरे सारे लोग उसमें एजुकेशन ले रहे थे। उस यूनिवर्सिटी को आपने गिराने का काम किया। ऐसे शख्स को आपने जेल में लाकर बंद कर दिया, 120 मुकदमा उनके ऊपर लाद दिया। ये कहीं ना कहीं ये जनता देख रही है, क्योंकि आप कार्रवाई माफियाओं पर नहीं करना चाहते, आप माहौल को बदलना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश के माहौल में ध्रुवीकरण का माहौल पैदा करना चाहते हैं। अच्छा हाँ जी, आपने जो बात कही मैं इसी पे आ रहा था डॉक्टर खान। ये संयोग नहीं लग रहा कि ये जितने नाम बताते हैं गैंगस्टर्स के, और उसमें आजम खान साहब का भी नाम शामिल कर लेते हैं, वो सब मुसलमान हैं, और आपने अभी जितने अपराधियों गैंगस्टर्स के नाम गिनाए तथाकथित गैंगस्टर्स के, वो सारे हिंदू हैं। भाई ऐसा कैसे है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को कोई मुसलमान गैंगस्टर नहीं दिखता और बीजेपी को कोई हिंदू गैंगस्टर नहीं दिखता? ये कैसे हो सकता है? सौरभ जी बड़ा इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूंगा। ये जो मैंने नाम बताए हैं, ये बीजेपी में ये लोग हैं, शामिल हैं। लेकिन जो अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी की बात ये करते हैं, ये समाजवादी पार्टी में नहीं है। पहली बात तो ये समझ ले, क्लियर हो जाए। और रही बात माननीय आजम खान साहब का, तो गैंगस्टर नहीं है, ना वो माफिया है, ना वो डकैत है। वो एक बहुत ही शरीफ इंसान है और उन्होंने यूनिवर्सिटी बनाई। तो ये बात क्लियर होनी चाहिए। जो मैंने फेहरिस्त दी है, ये बीजेपी के। अच्छा चलिए, मैं आपने भी जितने नाम लिए थे उसके बारे में इनसे पूछता हूँ राकेश त्रिपाठी जी से। आपने राजा भैया समेत ब्रजेश सिंह जितने भी नाम लिए उसका जवाब मैं इनसे लेता हूं। पहले मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी को आप गैंगस्टर मानते हैं या नहीं, और उनकी कब्जाई जमीनों पर अगर बुलडोजर चले और उस पर गरीबों के मकान बने तो यह स्वागत योग्य है या नहीं? सर, अगर उन्होंने गलत काम किया, बिल्कुल बुलडोजर चलना चाहिए। अगर वो माफिया है, गुंडागर्दी कर रहे हैं, किसी का जमीन कब्जा कर रहे हैं, उन पे बुलडोजर चलना चाहिए। लेकिन ये लोग जो बीजेपी में हैं, मैं उसका जवाब ले रहा हूं। मैंने आपसे कहा ना, मैं अभी आपसे बात खत्म करके राकेश जी से उसी के बारे में पूछूंगा, बिल्कुल क्लियर पूछूंगा। लेकिन मैं बिल्कुल पूछ रहा हूं, आजम खान साहब की एक लंबी चौड़ी पॉलिटिकल पारी रही है, तो इसलिए मैं उनका शुमार जो मैं मुख्तार अंसारी अतीक अहमद के लिए नहीं करता। लेकिन मुख्तार अंसारी अतीक अहमद को खुले दिल से गैंगस्टर कहने में क्या दिक्कत है? बच्चा जानता है गैंगस्टर है। सर, मैंने कहा वो कोर्ट में मसला है कि किस मुद्दे में वो, ये देखिए अपराधी बात में नहीं है। वो कोर्ट क्या बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं? बचाव नहीं कर रहा हूं, ना वो मेरे पार्टी के हैं। साफ कहिए, हाँ वो हाँ है गैंगस्टर ना। सौरभ जी मुझे मौका दे सर, बोलिए। लेकिन जो नाम मैंने बताया वो इनके पार्टी में शामिल है। अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, वो जिस भी केस में लिप्त है, वो बिल्कुल उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। हम उनका बचाव नहीं कर रहे हैं। चलिए ठीक है। लेकिन जो इनके पार्टी में, अब जितने नाम आपने लिए थे उसके बारे में ठीक है। अजीज खान, डॉक्टर अजीज खान, योगी सरकार अपने इस 5 साल के कार्यकाल का एक बड़ी उपलब्धि बताती है कि हमने कानून व्यवस्था ठीक की। एक सेकंड,
इसको एक अपनी बड़ी उपलब्धि के तौर पर प्रचारित करते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर अच्छा हुआ है इनकी सरकार के अंदर। आरोप आप लोगों के द्वारा जो लगाया जाता है, जो अभी आदिल साहब कह रहे थे कि ठोक दो वाले मुख्यमंत्री हैं, बस गोली चला, पुलिस को छूट है, बस गोली मार दो, और वो भी सिलेक्टिव आदमी के ऊपर गोली मार दो। मुझे बताइए, एनकाउंटर होगा, गोली चलेगी, पुलिस पर गोली चलेगी, तो क्या पुलिस गोली न चलाए? यह सवाल पूछा जाता है आपसे। देखिए सौरभ जी, मैंने बड़ी पेशेंस से सबकी बात सुनी, मुझे मौका दे। देखिए मैं थोड़ा सा ब्रीफ करूं। अभी एनएसए की बात कर रहे थे। एनएसए हाईकोर्ट, इलाहाबाद हाईकोर्ट में 120 मुकदमे दर्ज हुए, जिसमें 94 हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया और 70 मामलों में उत्तर प्रदेश सरकार को फटकार लगाई। ये दैनिक भास्कर की रिपोर्ट है, ये देखिए मेरे पास है। एक बात, पहली बात तो मैं बताना चाहूंगा, इन्होंने कहा साहब दंगाई और दंगा और मुजफ्फरनगर दंगा। मैं इनको एक रिपोर्ट देना चाहूंगा, राकेश त्रिपाठी जी नोट भी कर लें। 11 दिसंबर 2018 को हंसराज गंगराम अहिर ने, केंद्रीय मंत्री जो है, वो लोकसभा में उन्होंने बयान दिया कि 2014 और इसके करस्पॉन्डिंग 2017 के एंड में 32% कम्युनल राइट अधिक हुए, जिसमें 44 मौतें हुई हैं। एक बात आप जान लीजिए, कम्युनल राइट आपके रिज्यूम में बहुत ज्यादा हुआ है। एक बात और आपको बताऊं, इन्होंने कहा साहब सिब्बतुल्लाह अंसारी को ज्वाइन कराया। अरे बताइए ना कितने केस उनके ऊपर दर्ज है? पहले बात पूरा कंप्लीट होने दीजिए आप, उसके बाद जवाब दीजिए। सिब्बतुल्लाह अंसारी के ऊपर कितने केस दर्ज है, मैं आपसे जानना चाहता हूं। दूसरी बात, शिवम जी कह रहे थे कि साहब दंगाई दंगा। अरे मैं कहना यह चाह रहा हूं कि आप अपना गिरेवान झांको ना, गिरेवान में आप ही के केस में आप कह रहे हो साहब कानून व्यवस्था की स्थिति, और हमने इनकाउंटर किए। ये बताइए मुकेश राजभर को आजमगढ़ में किसने मारा फर्जी इनकाउंटर में? रामजी पासी को किसने मारा? सुमित गुर्जर को किसने मारा बागपत में? एक लंबी फहरिस्त है। आपने 8000 इनकाउंटर जो किए हैं, उसमें मैक्सिमम 90% जो इनकाउंटर है वो फेक इनकाउंटर है। एक बात, पहली बात तो ये जानिए, देखिए इनकाउंटर कर देना, ठोक देना कोई हल नहीं है। और रही बात कानून व्यवस्था की, तो हाथरस में रात के अंधेरे में एक बेटी को आप जला देते हैं। आपके कानून व्यवस्था की स्थिति यह है कि व्यापारी गोरखपुर में मुख्यमंत्री महोदय के नाक के नीचे, वहां पर व्यापारी से वसूली के लिए आपका पुलिस तंत्र जो है वो उसको मर्डर कर देता है, मॉब लिंचिंग करता है। आप देखिए इस बात को, कासगंज में एक 5 फीट के लड़के को दिखाया जाता है, कासगंज में आतिफ को कि 2 फीट की हाइट से वो लटक करके उसने आत्महत्या कर लिया। अरे भाई कैसे कैसे गुमराह करेंगे? अब मैं जवाब ले लूं आपकी बात का डॉक्टर साहब, ठीक है, मैं जवाब ले रहा हूं आपकी बात, मैं आपकी बात का जवाब ले रहा हूं। सर बहुत शॉर्ट में बोलिएगा, विवेक, मैं शिवम तैयी के पास जाऊंगा फिर। डॉक्टर जी सौरभ जी, मेरी बात कंप्लीट नहीं हुई थी। इन्होंने भी एसएसपी की बात की। मैं कह रहा हूं महोबा में जो मणिलाल पाटीदार अभी फरार है, उन्होंने इंद्रकांत त्रिपाठी की हत्या की थी, आज तक पुलिस आपकी पकड़ नहीं। भाई कानून व्यवस्था की स्थिति है। और रही बात अभी एनसीआरबी का आंकड़ा चल रहा था, वो तो मैं अभी दूंगा, लेकिन पत्रकारों की बात कहूं कि इंडिया प्रेस फ्रीडम 2020 का रिपोर्ट देखें कि 228 पत्रकारों पर भी हमला हुआ है सर सौरभ जी, जिसमें 14 पत्रकारों की हत्या हुई है, जिसमें निर्भीक सिंह और रमन सिंह भी शामिल है। एक बात समझिए सर, एनसीआरबी का आंकड़ा महिलाओं पर उत्पीड़न 23% बढ़ा, और उसके सेक्सुअल असॉल्ट जो हुए हैं 19% बढ़े। तो कानून व्यवस्था को आप कहां नकारेंगे? अच्छा ठीक है, ठीक। अब मैं आपकी बातों का जवाब दे देता हूं। पहले शिवम क्या है, बहुत सारे आंकड़े यहां पर पेश किए गए हैं, आदिल साहब ने भी। 10 सेकंड सर, अरे सर सिब्बतुल्लाह 10 सेकंड सर, मैं ये टेनी को सिब्बतुल्लाह से मत जोड़िए। यहां लखीमपुर के केस में टेनी जी उस पूरे एपिसोड में एफआईआर में दर्ज है, उनका नाम शामिल है, उनका नाम शामिल है, सिब्बतुल्लाह का नाम शामिल नहीं है कहीं पे। इसलिए उनसे इस बहस में एक बार मेरे प्रोग्राम में बहस बड़ी लंबी चली थी कि क्या जो भी प्रकरण हुआ था लखीमपुर खीरी में, उसमें जो मंत्री हैं टेनी, उनका नाम था, और बीजेपी के लोगों ने कहा कि नहीं था। उस वक्त किसी ने एफआईआर भी दिखाई थी कि इसमें वो उन पर कोई आरोप नहीं लगाया गया है। डॉक्टर खान से आज योगी जी ने उस विषय पर बोला। आज चूंकि कन्नौज में छापेमारी हो रही थी जीएसटी की टीम की, तो उन्होंने कहा कि पहले जैसे हम आज पैसे का फ्री राशन देते हैं, ये वैसा ही पैसा है जो आज दीवारों से निकल रहा है सपा सरकार के टाइम का। डॉक्टर खान देखिए सौरभ जी, बहुत शानदार बात है। देखिए यही पीयूष जैन है साहब, ये ढोंग पीट रहे थे 1 हफ्ते से, 4 दिन से ढोंग पीट रहे थे समाजवादी पार्टी से कनेक्शन। जब कनेक्शन बीजेपी का निकला, ये चंदा देते थे ये बीजेपी को, ये रिपोर्ट निकल करके आई है। एक बात और जब चंदा की रकम बढ़ाई गई, मांगा गया, तो उनके घर पे छापा मारा गया। मैं कह रहा हूं नोटबंदी के बाद, साहब नोटबंदी के बाद काला धन खत्म हो गया, जीएसटी लागू करने के बाद खत्म हो गया। कहां से पैसा निकल रहा है? मैं पहला सवाल मेरा है, ये पैसा कहां से निकल रहा है? दूसरी बात, मेरा सवाल यह है कि बीजेपी के पास जो इलेक्ट्रॉल बॉन्ड से जो चंदा आया 19-20 में, ये 2500 करोड़ रुपए आया, जबकि 18 और 19 में 1450 करोड़ आया था। 76% चंदा कैसे बढ़ गया? जब चंदा से व्यापारी से मांगा गया अधिक, तब ये रेड हुआ है। और काला धन की बड़ी दुहाई दे रहे थे आप, वो दुहाई कहां चली गई? और रही बात सौरभ शर्मा जी, क्या रजत शर्मा जी से आपका कोई रिश्तेदारी है क्या? शर्मा लगाने से रिश्तेदारी नहीं हो जाती है। हमारे जो एमएलसी है वो पम्मी जैन है,
और ये फ्यूजन है, ये बात स्पष्ट होना चाहिए। इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। बीजेपी जब हर मामले में फेल हो जाती है, राइट फुट पर आ जाती है, तो कहीं ना कहीं वो इस तरीके का चाल चलने का प्रयास करती है। देखिए, पहले पैसे निकले थे अलमारियों से, ट्रक और ट्रंक्स के अंदर भरकर, संदूकों के अंदर भरकर कानपुर से निकाले गए थे, और आज कन्नौज में निकाले गए। तस्वीर चल रही स्क्रीन पर, ड्रम, बेसमेंट से ड्रमों में जो थे वो पैसे पड़े हुए थे, दीवारों के अंदर से तोड़ करके पैसे निकाले गए थे, वो आज पैसे वहां से निकले। बताया जा रहा है 10 करोड़ से कुछ ऊपर की रकम है।